हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर 1 का मैकेनिक्स ये सब्जेक्ट, जिसके अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है इक्विलिब्रियम, और ये उस चैप्टर का लेक्चर 9th है। इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन बाय यूजिंग लामिस थ्योरम। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मुझे करवाना है वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन में क्या दिया है, अ 30 kg पाइप इज सपोर्टेड एट पॉइंट ए बाय अ सिस्टम ऑफ 5 कॉर्ड्स, डिटरमाइन द फोर्सेस इन ईच कॉर्ड फॉर इक्विलिब्रियम। देखो यहाँ पे 5 कॉर्ड्स कौन सी दिख रही है, 30 kg का पाइप दिख रहा है जो ये स्ट्रिंग से या फिर इस कॉर्ड से अटैच है। उसके बाद ये ए स्ट्रिंग ई सपोर्ट पे अटैच है। उसके बाद ये ए बी स्ट्रिंग इस बी पॉइंट पे अटैच है, और बी पॉइंट से वॉल की तरफ ये बी सी अटैच हुआ है, और यहाँ पर बी डी अटैच हुआ है। यानी कि स्ट्रिंग कौन सी ये 30 kg पाइप जिससे अटैच हुआ स्ट्रिंग, ये पहली, ये दूसरी, और ये तीसरी, और ये चौथी, और ये पांचवी स्ट्रिंग अटैच है। हम लोग इसको स्ट्रिंग के बदले में कॉर्ड भी कह सकते हैं। तो देखो इनमें से सिर्फ हमें ये जो 30 kg का पाइप है ना, इधर ही लोड पता है, यानी कि ये वाली स्ट्रिंग में लोड पता है। ए का नहीं पता, ए बी का नहीं पता। अगर ए बी का पता चल जाएगा लोड, तो हम लोग बी सी का लोड भी निकाल सकते हैं और बी डी का भी लोड निकाल सकते हैं इसके। और यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, लामिस थ्योरम यूज़ करना है। देखो क्या दिया है, 30 kg पाइप इज सपोर्टेड एट पॉइंट ए बाय सिस्टम ऑफ 5 कॉर्ड्स, डिटरमाइन द फोर्सेस इन ईच कॉर्ड फॉर इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा, मुझे लिखना होगा टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन और ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम एट पॉइंट ए, ऐसा लिखना होगा। इतना समझ में आया? तो हम लोग लिख लेते हैं। देखो टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन, ये लिखा मैंने क्वेश्चन, टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन इन केबल, सपोर्ट रिएक्शंस इन केबल लिखा। ठीक है, केबल्स या फिर जिसको मैं कॉर्ड भी कह सकता हूँ, तो ब्रैकेट में मैंने साइड में कॉर्ड भी लिख दिया। टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन केबल्स या फिर कॉर्ड, तो यहाँ उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ड्रॉइंग फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम एट पॉइंट, देखो एट पॉइंट ए ले लेता हूँ, एट पॉइंट ए ले लिया, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद ए पॉइंट से क्या दिख रहा है हमें, एक वर्टिकली लोड दिख रहा है ना, डायरेक्टली डाउनवर्ड जाते हुए, तो वो जिसकी वैल्यू कितनी है उस लोड की, 30 kg। लेकिन यहाँ पर भले मैग्नीट्यूड 30 kg में दिया हुआ, लेकिन हमें कभी भी केजी यूनिट यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो फिर हम लोग अगर फोर्सेस कंसिडर कर रहे हैं तो केजी को किस में कन्वर्ट करेंगे, हमेशा न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे। एट पॉइंट ए के ऊपर हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना था ना, तो वो फ्री बॉडी डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया है। देखो ए से वर्टिकली डाउनवर्ड 30 kg था, तो 30 kg को हम किस में कन्वर्ट किया, न्यूटन में। केजी को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, उस वैल्यू को सिर्फ 9.81 से इंटू करना होता है। तो ये 30 kg को 9.81 से इंटू करने पर आंसर ये आ जाएगा 294.3। ये ए पॉइंट से राइट की तरफ ई पॉइंट था, तो उसको क्या लिखा, टेंशन इन ए लिख दिया केबल में। और यहाँ पर देखो ए पॉइंट से ऊपर 60 डिग्री पे क्या था, 60 डिग्री पे बी पॉइंट था, तो उसको क्या लिखा, टेंशन इन ए बी लिखा। ये तीन फोर्सेस हो गए, और तीनों फोर्सेस एक पॉइंट से बाहर जा रहे हैं ना, बाहर जा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर लामिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके नीचे क्या लिखा जाएगा, बाय यूजिंग लामिस थ्योरम, या फिर बाय अप्लाइंग लामिस थ्योरम। बाय यूजिंग लिख देता हूँ मैं, बाय यूजिंग लामिस थ्योरम। बाई यूजिंग लामिस थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर मैं 294.3 न्यूटन का फोर्स कंसिडर कर देता हूँ, तो बचे हुए दो फोर्सेस है उनके बीच का साइन एंगल लिखना होगा। यानी कि देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 294.3 ये लिखा, और उसके नीचे क्या लिखेगा, साइन फॉर एंगल अपॉन साइन। ये फोर्स कंसिडर करने पर बचे हुए दो फोर्सेस कौन सा, टी ए बी और टी ए है ना, तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। उतना लिख दिया, इज इक्वल टू टेंशन इन ए ई कंसिडर कर लेते हैं, टेंशन इन ए ई। ठीक है, टेंशन इन ए ई ये वाला फोर्स अगर कंसिडर करता हो, तो बचे हुए दो फोर्स ये है, टेंशन इन ए बी और ये 294.3 का फोर्स, उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ये 60 + 90 कितना हो जाएगा, साइन 150। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइन 150 इज इक्वल टू, अभी टेंशन इन ए बी ले रहा हूँ, टेंशन इन ए बी ये वाला फोर्स कंसिडर किया हो, तो बचे हुए दो फोर्स ये है, और उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, साइन 90। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली टेंशन इन ए और टेंशन ए बी की वैल्यू मिल जाएगी, देयरफॉर टेंशन इन ए बी, टेंशन इन ए बी कितना मिल जाएगा, देखो ये जो भी मैग्नीट्यूड है उसको किससे इंटू करना होगा, साइन 150 से इंटू करके, और उसके नीचे टेंशन ए बी हो गया, उसके बाद टेंशन इन ए है। ठीक है, वो भी कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, जो भी मैग्नीट्यूड उसको किससे इंटू करेंगे, साइन 150 से इंटू करेंगे, और टेंशन इन ए बी निकालते वक्त सेम मैग्नीट्यूड को साइन 90 से इंटू करना होगा। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने पर वैल्यू कितनी आती है वो चेक कर लेते हैं।
तो ये कैलकुलेशन करने पर हमें मिलता है टेंशन इन ए बी 339.83 मिल जाता है न्यूटन, और टेंशन ए कितना मिल रहा है 169.91 न्यूटन मिल रहा है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हमें क्या करना होगा, मेन डायग्राम जो थी उसमें अभी दूसरे जहाँ पर देखो मेन डायग्राम में क्या करना था, हमें टेंशन इन ए भी मिला है, टेंशन इन ए ही मिला है, और ये तो पता था ये कितना था 30 kg था। अभी क्या करेंगे हम लोग, ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर एट पॉइंट बी लिया जाएगा। क्या कहा, ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम एट पॉइंट बी कंसिडर करेंगे। देखो यहाँ पर फिर मैंने ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर एट पॉइंट बी ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है। तो ये देखो ये एंगल 60 डिग्री और ये ऊपर का 36.87 कैसे आता है उसको मैं बता रहा हूँ। देखो अगर इस बी पॉइंट से अगर मैं इस लाइन को ऐसा एक्स एक्सिस को एक्सटेंड कर देता हूँ तो ये एंगल क्या रहेगा, ऊपर वाला एंगल tan इनवर्स ऑफ 3/4 हो जाएगा। तो tan इनवर्स 3/4 कैलकुलेट करने पर वैल्यू कितनी आ जाती है, 36.87 आती है वैल्यू। और ये नीचे वाला एंगल कितना, देखो यहाँ से एंगल कितना 60 डिग्री है, तो इसको हम लोगों ने पेंसिल से एक्सटेंड किया था ना, ये लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, और यहाँ पर ये जेड बन जाता है, ऐसा उल्टा जेड हो जाता है, यानी कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल है ना वो। तो यहाँ पर फिर इसके कारण ये टेंशन ए भी कितना आया 60 डिग्री का एंगल आया। तो ये हो गया हमारा मेन डायग्राम, यानी कि ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर पॉइंट बी हो गया। अभी इस पॉइंट को हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, लामिस थ्योरम अप्लाई करेंगे, यानी कि इस डायग्राम में। तो बाय यूजिंग क्या लिखा जाएगा, यूजिंग लामिस थ्योरम, बाय यूजिंग लामिस थ्योरम। बाय यूजिंग लामिस थ्योरम अगर अप्लाई कर देते तो पहले क्या लिख लेता हूँ, कौन सा आपको टेंशन पता है, टेंशन ए भी पता था ना पिछले डायग्राम से, पिछले डायग्राम से हमें टेंशन इन ए भी पता था, तो उसको लिख देता हूँ। और जिस टेंशन इन ए बी की वैल्यू जो पता थी उसको ही डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हो, कितनी थी देखो ऊपर आई हुई है 339.83 थी ना, तो उसी को मैं लिख देता हूँ। टेंशन इन ए बी कितना था, चलिए यहाँ पर अभी टी लिखा तो टेंशन ए बी लिख दिया, अपॉन साइन ऑफ ए बी कंसिडर किया हम लोगों ने, तो टेंशन बी डी और टेंशन ए बी सी कितना बचेगा, देखो ऊपर का एंगल कितना है, टोटल लीनियर एंगल 180 होगा, तो 180 माइनस कितना करके हम लोग 36.87 करने पर कितना एंगल आ जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा। यानी कि क्या करना होगा मुझे, 180 माइनस 36.87 करने पर आंसर आ रहा है हमें 143.13। यहाँ पर लिखेंगे 143.13 लिखना होगा, ठीक है, इज इक्वल टू, अभी टेंशन इन बी सी लिखा, टेंशन इन बी सी लिखने पर बचे हुए दो फोर्सेस दिए है ना, टेंशन इन बी डी और टेंशन इन ए बी, तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 60 + 36, यानी कि कितना हो जाएगा 96 पॉइंट समथिंग, साइन ऑफ 96.87 होगा, ठीक है, इज इक्वल टू, अब क्या लेते हैं टेंशन इन बी डी लेते हैं, टेंशन इन बी डी लेने पर साइन ऑफ एंगल क्या लिखना होगा, ये बचा हुआ एंगल जो कि कितना होगा 120, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर साइन 120 लिखना होगा। इतना क्लियर हो गया। अमंग दिस टेंशन ए भी हमें पता था, ऊपर लिखा हुआ देखो टेंशन ए भी 339.83, तो वो वैल्यू वहाँ पे मुझे पुट करनी होगी, 339.83 पुट कर दिया, अपॉन में सब कुछ बाकी का पार्ट एज इट इज लिखेंगे हम लोग, साइन ऑफ 143.13 इज इक्वल टू टेंशन इन पी सी अपॉन साइन ऑफ 96.87 इज इक्वल टू टेंशन इन पी डी अपॉन साइन ऑफ 120, ठीक है। तो देखो ये वैल्यू जो भी पता है हमें उसको किससे इंटू करेंगे हम लोग, साइन 96.87 से इंटू करने पर क्या मिल जाएगा, टेंशन इन बी सी मिलेगा। सिमिलरली ये इस वैल्यू से किससे इंटू करने पर मुझे टेंशन इन बी डी मिलेगा, साइन 120 से इस वैल्यू से इंटू करने पर टेंशन इन बी डी मिल जाएगा, तो उसको हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। तो कैलकुलेट करने पर टेंशन इन बी सी कितना आया 562.32 न्यूटन आया, और टेंशन इन बी डी कितना मिल रहा है हमें 490.50 न्यूटन इतना मिल जाता है। ये सारे केबल के बीच का या फिर कॉर्ड के बीच का हमें क्या मिल गया, सपोर्ट रिएक्शन मिल गया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बाद हम लोग सेम कंसेप्ट के ऊपर दूसरा क्वेश्चन कर ले रहे हैं। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेना है वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन में क्या दिया है, रोप ए बी 4.5 मीटर लॉन्ग इज कनेक्टेड एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी एट द सेम लेवल। मतलब ये रोप ए बी दिख रही है, ये तो सपोर्ट वाला एंड पॉइंट है, यानी कि ए बी रोप कैसे जाएगी, ए टू सी पॉइंट, सी टू डी पॉइंट और डी टू बी पॉइंट। यह है रोप की लेंथ, इस तरीके से ट्रैवल हुई है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी दी है रोप ए बी, ए और बी क्या है एंड पॉइंट है रोप के, ए और बी क्या है रोप के एंड पॉइंट है। और रोप की लेंथ कैसे कंसिडर करनी है हमें, ए टू सी, सी टू डी और डी टू बी, वो लेंथ कितनी दी है 4.5 मीटर। रोप ए बी 4.5 मीटर लॉन्ग इज कनेक्टेड एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी एट द सेम लेवल, यानी कि ये सेम लेवल पे ए और बी के एंड पॉइंट्स रोप के कनेक्ट किए हुए हैं एट द सेम लेवल एंड 4 मीटर अपार्ट, ठीक है, यानी कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है 4 मीटर भी है। अब
उसके बाद क्या बोला है, लोड ऑफ W1 1500 न्यूटन इज सपोर्टेड एट पॉइंट सी। इस सी पॉइंट पे, यहाँ पे देखो W1 लिखा है ना, यानी कि वहाँ पर कितने न्यूटन का लोड दिया है, 1500 न्यूटन का लोड दिया है, सस्पेंडेड एट पॉइंट सी एज शोन इन फिगर बोला है। वॉट लोड W2 विल बी कनेक्टेड एट पॉइंट डी, यानी कि W2 पे जो भी लोड होगा उसकी हमें वैल्यू निकालनी है। इतना समझ में आया। नेक्स्ट में क्या दिया है, will be connected at point D to maintain the position as shown, यानी कि इस तरीके से सिस्टम को पोजीशन होना चाहिए, ठीक है, जिसमें AC कितना दिया है हमें 1.5 मीटर दिया है और BD की वैल्यू कितनी दी है 1 मीटर दी है। अभी देखो मैंने क्या बताया था, रोप की लेंथ कितनी दी है उन्होंने 4.5 मीटर दी हुई है ना, तो A to C, C to D और D to B ये क्या हो जाएगी, टोटल रोप की लेंथ है जो कि कितनी दी है 4.5 मीटर दी है। उसमें से उन्होंने ये AC पार्ट कितना बताया रोप का, देखो AC पार्ट कितना बताया 1.5 मीटर दिया है, ये रोप का AC पार्ट है, और BD पार्ट कितना दिया है 1 दिया है। तो इसका मतलब देखो ये 1.5 और ये 1 कितना हो जाएगा, टोटल एडिशन 2.5 हो जाएगा, ठीक है। ये 2.5, अगर रोप का टोटल लेंथ कितना है 4.5, तो 4.5 माइनस 2.5 करने पर कितना आएगा आंसर, 2 आएगा, है ना। तो 2 क्या है, 2 इज द डिस्टेंस बिटवीन CD। इतना समझ में आया। मतलब C टू D इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना रहेगा, 2 रहेगा, क्योंकि ये CD इज द पार्ट ऑफ रोप लेंथ। CD इज द पार्ट ऑफ रोप लेंथ। AC प्लस CD प्लस DB इज इक्वल टू 4.5 था ना, तो CD क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, पार्ट ऑफ रोप। इतना क्लियर हो गया। तो चलो, तो इसका मतलब क्या क्या करना है हमें, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पर डायग्राम इंपॉर्टेंट है, तो ये डायग्राम को देख लो। हम लोग क्या करेंगे, CD2 मिला इतना पता चला, A टू B डिस्टेंस कितना था 4 था, क्या कहा A टू B डिस्टेंस कितना था 4 था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे या फिर से इस डायग्राम को रीड आउट कर लेंगे। तो देखो फिर मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखा, ड्राइंग द डायग्राम कंसिडरिंग द अबाउ डेटा। जो अबाउ डेटा दिया है तो उसी डेटा को कंसिडर करते हुए मुझे डायग्राम को फिर से एक बार ड्रॉ करना है। देखो यही डायग्राम थी, मैंने क्या बताया था, ए और बी का डिस्टेंस कितना दिया है उन्होंने डायग्राम में 4 दिया है, वो ये 1.5 दिया था और ये कितना दिया था 1 मीटर दिया था, ठीक है, जो कि रोप A टू C और C टू D और D टू B इस रोप का पार्ट है। तो उसमें से ये 1.5 प्लस 1, ये 4.5 से माइनस करने पर CD पार्ट कितना रहेगा रोप का 2 रहेगा, ठीक है। तो देखो इस C पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ ऊपर की तरफ, उसको पॉइंट नाम दे दिया C डैश, और D पॉइंट से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ ऊपर की तरफ, उसको नाम क्या दिया हमने D डैश नाम दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रायंगल कौन से बन रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में ट्रायंगल बन रहा है AC' और राइट साइड में ट्रायंगल क्या बन रहा है, और राइट साइड में ट्रायंगल क्या बन रहा है D' दिख रहा है। यहाँ पर देखो C टू D डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, तो इसका मतलब C' और D' ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 2 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर लेवल से लिख देता हूँ, ये डायग्राम आपको रीड्रॉ करनी थी। इस डायग्राम के नीचे आप लोगों को आगे का पार्ट लिखना है। देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये डायग्राम, ये जो डायग्राम मैंने अलग पेज पे निकाली ना, वो डायग्राम आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी थी। उसके आगे का पार्ट मैं लिख देता हूँ हियर। क्या पता चल रहा है, C' D' ये वैल्यू कितनी है 2 मीटर है, इतना पता चल रहा है। और C' D' ये पॉइंट कहाँ पर आया, AB डिस्टेंस पे आए हुए हैं, और A से लेकर C' का डिस्टेंस हम लोगों ने कितना कंसिडर किया है x1, और D' से लेकर B तक का डिस्टेंस कितना कंसिडर किया है x2, यानी कि x1 ये 2 मीटर है पिच वाला, दैट इज C' और D', और ये D' टू B डिस्टेंस कितना x2 है, ठीक है। तो इसका मतलब C' D' अगर 2 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा x1 प्लस x2, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कैसे 2 हो जाएगा, देखो ये टोटल डिस्टेंस कितना था 4 था, 4 में से ये C' D' माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, सिर्फ x1 प्लस x2 मिलेगा ना, वो कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 दैट इज 2 हो जाएगा। इतना लिखा, ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, जितना समझ में आ रहा है उतना सिर्फ डायरेक्टली हमें अंडरस्टैंड करके लिखना है, ठीक है। सब कुछ बारीक डिटेल्स लिखते नहीं होता, ये इंजीनियरिंग का पेपर है इसके कारण, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद इन ट्रायंगल क्या लिख लेता हूँ मैं, इन ट्रायंगल AC और C', AC और C', ये तो 90 डिग्री का था ना, हम लोग वहाँ पर पाइथागोरस यूज़ करने पर क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर AC' कितना है x1 है, और C' और C कितना है y1 है। तो इन ट्रायंगल AC C' क्या लिख सकते हैं हम लोग, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा। इतना क्लियर हो रहा है। तो देखो 1.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि ऐसे ही लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ y1 स्क्वायर, y1 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.5 का स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, इतना हो जाएगा। इतना क्लियर है। एंड साइन भी लिखा, एंड इन ट्रायंगल बाजू वाला ट्रायंगल B D' और D, या फिर D' इन ट्रायंगल B लिखा, B D और D',
बी डी और डी डैश। इस ट्रायंगल के अंदर भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, x2 स्क्वायर प्लस ये y2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 स्क्वायर। ठीक है, ये 1 था ना, इसको y2 बोला था, तो ये x2 स्क्वायर ये y2 स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, उतना लिखा है। ठीक है, इसके कारण क्या लिख सकते हैं, x2 स्क्वायर, x2 की वैल्यू पता नहीं है हमें, तो ये क्या लिख सकते हैं इसके आगे, y2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो सकता है, ये 1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर हो सकता है। इतना क्लियर हो रहा है, उसको भी अंडरलाइन कर दिया। लेकिन यहाँ पर देखो ए बी और ये सी डी एक दूसरे को पैरेलल है ना, ट्रेपेजियम बन रहा है ये, और ये जिसमें ए बी और सी डी के से एक दूसरे को पैरेलल है, तो इसका मतलब पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे होता है, इक्वल होता है। दो पैरेलल लाइंस के बीच का शॉर्टेड डिस्टेंस वो भी परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस कैसे होता है, इक्वल होता है। तो इसका कारण क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिंस सिंस y1 इज इक्वल टू y2 दिया है ना, इसका मतलब क्योंकि वो दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस है y1 इक्वल टू y2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, y1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन y1 स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ऊपर लिखी हुई 1.5 का होल स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर थी इज इक्वल टू y2 स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, 1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर थी। इतना क्लियर हो रहा है। तो देखो ये 1 स्क्वायर को मैं पीछे लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये x माइनस x1 स्क्वायर राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस x1 स्क्वायर हो जाएगा। तो 1.25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1.5 सॉरी 1.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2.25। ये प्लस 1 स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, उसको पीछे ले लिया। ये माइनस x1 स्क्वायर राइट साइड में डालो तो क्या हो गया, x1 स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। ठीक है, 2.25 माइनस 1 कितना रहेगा, 1.25 हो जाएगा, इज इक्वल टू राइट साइड में क्या रहेगा इसकी वैल्यू, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इसको अप्लाई करते हैं तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, x1 प्लस x2, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, x1 माइनस x2। इतना क्लियर। लेकिन x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी थी, 2 थी ना, तो 1.25 इज इक्वल टू ये 2 लिखा, इनटू ब्रैकेट में क्या रहेगा, x1 माइनस x2 रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 कितना मिल रहा है फिर हमें, x1 माइनस x2 1.25, इस वैल्यू को 2 से डिवाइड करने पर आंसर कितना आ जाएगा, वो वैल्यू होगी हमारी x1 माइनस x2 के लिए। ठीक है, वो वैल्यू कितनी आ रही है, 0.625, ये लिखा 0.625। इसको नंबर कर देता हूँ इक्वेशन 2, और ये ऊपर था ना x1 प्लस x2, इसको लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमें, x1 और x2 की सेपरेटली वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, देखो ये 2 इक्वेशन लिखा है, x1 माइनस x2 दैट इज 0.625, और x1 प्लस x2 कितना था, 1 था। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें x1 और x2 की वैल्यू क्या आती है वो यहाँ पर लिख देंगे। x1 इज इक्वल टू क्या आएगा और x2 इज इक्वल टू क्या आएगा उसको लिख देंगे, मीटर में रहेगा, और ये भी क्या रहेगा, मीटर में रहेगा। तो उसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। देखो उसे कैलसिप से कैलकुलेट करने पर x1 की वैल्यू कितनी आई, 1.3125 मीटर आई, और x2 की वैल्यू कितनी मिली, 0.6875 मीटर मिली। ठीक है, तो इससे हम लोग y1 और y2 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देयरफॉर डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ, x1 पता चल गया ना, तो उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, y1 निकाल सकते हैं। देयरफॉर ये लिख दिया मैंने y1। तो y1 कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, देखो 1.5 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, और x1 कितना था 1.3125, तो उससे y1 और y2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसको भी y1 y2 तो सेम ही है, तो उसको भी कैलकुलेट करके रखते हैं। वैल्यू कैलकुलेट करने पर भाई की कितना आ रहा है आंसर, 0.726184 समथिंग आ रहा है ना। तो इसको हम लोग डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लिखेंगे और चौथा वाला डिजिट राउंड अप करेंगे, यानी कि क्या लिखना होगा हमें, जो y1 और y2 0.7262 लिखना होगा। ठीक है, तो ये y1 और ये y2 इज इक्वल टू कितना होगा, 0.7262 लिखेंगे हम लोग। इतना क्लियर हो गया, उसको भी मीटर में लिखना होगा। इतना क्लियर हो गया। अभी क्या करेंगे, ये जो भी पॉइंट था ना, पॉइंट सी था, तो ये क्यों निकाला हम लोगों ने, x1 y1 क्यों निकाला। अभी देखो ये y1 है और ये साइड में कितना था, x1 था, ये सामने वाला y1 है और ये x1 है। अगर मैं ये वाला एंगल निकाल लेता हूँ, ये वाला एंगल निकालना ही मतलब क्या हो जाएगा, AC इस रो का इंक्लिनेशन हो जाएगा, और AC इस रो का इंक्लिनेशन कहाँ पे काम में आएगा, जब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम कंसिडर करेंगे फॉर पॉइंट सी के लिए। तो हमें देखो ये वाला इंक्लिनेशन मतलब ही ये वाला इंक्लिनेशन हो जाएगा ना, इतना क्लियर हो जाएगा ना। तो हम लोगों को ये इंक्लिनेशन मिल जाएगा AC का विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, और उस सी पॉइंट पे लामिस थ्योरम अप्लाई करने पर हमें आंसर मिल जाएगा, टेंशन इन CD मिल जाएगा और टेंशन इन AC मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला एंगल निकाल देंगे, वो जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद हम लोग कैसे कर लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल देखो यहाँ पर C' A और C, ये वाला ट्रायंगल कंसिडर कर लेता हूँ, C' A और C, ये ट्रायंगल C' AC
हमें ऊपर के डायमेंशन पता है, x1 पता है और ये y1 भी पता है। तो देखो अपोजिट साइड क्या हो गई, एंगल ए के अपोजिट y1 हो गया और उसके एडजेसेंट साइड क्या हो गई, x1 हो गई। तो ये एंगल सी डैश ए सी कैसे निकाल सकता हूँ मैं, इन ट्रायंगल सेम ट्रायंगल के अंदर एंगल सी डैश ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, y1 अपॉन x1 होगा ना, इज इक्वल टू tan इनवर्स लिखेंगे हम लोग। y1 की वैल्यू कितनी थी, 0.7262 0.7262 अपॉन x1 कितना आया था, 1.312 आया था। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने पर ये एंगल कौन सा मिलेगा, सी डैश ए सी मिल जाएगा ना, इज इक्वल टू। तो इसको कैलकुलेट करने पर एंगल ए कितना मिलता है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, tan इनवर्स 0.7262 अपॉन 1.3125। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने पर देखो आंसर कितना आ रहा है, 28.95 आ रहा है। तो उसको हम लोग 28.96 लिख सकते हैं। एंगल कितना मिला, 28.96 मिला। ठीक है, उसको लिख दिया। यानी कि देखो ये वाला एंगल कितना मिला, 28.96। इसका ही मतलब क्या है, हमें कंसिडर करना है ये अंदर वाला भी एंगल कितना है, 28.96 ही है, इतना कंसिडर कर लेना है। ठीक है, इसी तरीके से अभी मुझे क्या करना होगा, इन ट्रायंगल डी डैश बी और डी कंसिडर कर ले रहा हूँ। एंड हम लोग आगे लिख सकते हैं, एंड इन ट्रायंगल डी डैश बी और ये डी कर दिया। ठीक है, एंगल कौन सा, डी डैश बी और डी वाला एंगल निकाल सकते हैं हम लोग। tan इनवर्स ऑफ वो क्या हो जाएगा, y2 अपॉन x2 होगा, क्या होगा, y2 अपॉन x2। तो इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y2 तो सेम था y1 जितना, दैट इज 0.7262 अपॉन में x2 की वैल्यू देखो कितनी आई थी, 0.6875 आई थी ना, तो 0.6875 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। देयरफॉर यहाँ से एंगल कितना मिलेगा, डी डैश बी और ये डी लिख दिया। ठीक है, तो एंगल डी डैश बी डी की वैल्यू देखो डायग्राम में, डी डैश बी और डी ये वाला एंगल, तो ये वाले एंगल का वैल्यू कितना आता है उसको भी कैलकुलेट कर देते हैं। तो एंगल कैलकुलेट करने पर आंसर कितना मिल रहा है, 46.568 मिल रहा है। तो उसको हम लोग 57 लिख सकते हैं, 46.57 डिग्री। ठीक है, इसको कर दिया अंडरलाइन, ये एंगल को भी और ऊपर वाले एंगल को भी अंडरलाइन कर दिया। ये एंगल कौन सा मिला, देखो डायग्राम में मैंने यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ, ये एंगल साइड में कितना लिख हो सकता है वो 46.57 एंगल लिखा है यहाँ पर, 46.57 लिखा। और ये वाला एंगल नीचे लिखा था, ऊपर भी लिख देता हूँ, इस साइड में एंगल कितना रहेगा, 28.96। इसके बाद क्या करना होगा हमें फ्री बॉडी डायग्राम निकालना है। एट पॉइंट पहले सी निकालेंगे, यहाँ पर क्या था, W1 था ना, और यहाँ पर ये W2 निकालना है हमें, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कंसिडर करेंगे ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम एट पॉइंट सी लिखना होगा। इतना क्लियर हो रहा है, ये वाला पेज काम का है जहाँ पर हमें इंक्लिनेशन मिले हैं। ठीक है, इसके बाद देखो क्या लिखेंगे हम लोग, ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम एट पॉइंट सी, ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम एट पॉइंट सी। तो एट पॉइंट सी पर एक वर्टिकली डाउनवर्ड लोड जा रहा था जो कि W1 था। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी दी थी, 1500 न्यूटन दी थी, वो लिख दी। ये पॉइंट सी था तो पॉइंट सी मेंशन कर दिया। सी से आगे हॉरिजॉन्टली टेंशन इन सी डी लिख सकते हैं ना हम लोग, टेंशन इन सी डी। और यहाँ पर एक इंक्लाइन फोर्स जा रहा था, हम लोग सी के पीछे डॉटेड में एक्स एक्सिस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं। ये वाला इंक्लिनेशन कितना आया था, 28.96 आया था, 28.96। और ऊपर वाला एंड का पॉइंट क्या नाम था, ए था। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, टेंशन इन ए सी लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाले पॉइंट एंड का नाम क्या था, ए था ना, देखो यहाँ पर सी पॉइंट के ऊपर राइट साइड वाले पॉइंट का नाम डी है, तो टेंशन इन सी डी कर दिया। नीचे लोड है 1500 न्यूटन का, ए पॉइंट था। ये वाला अंदर वाला एंगल कितना मिला था, 28.96, यानी कि ये जेड बन रहा है तो उसका अल्टरनेट एंगल कितना होगा, 28.96 ही होगा। तो वो लिख दिया यहाँ पर, टेंशन इन ए सी, टेंशन इन सी डी, और ये 1500 न्यूटन का लोड। तो इसको अगर हम लोग लामिस थ्योरम अप्लाई कर देते तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, दैट इज टेंशन इन सी डी भी मिलेगा और टेंशन इन ए सी भी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो इसके बाद अप्लाई कर देते बाय यूजिंग लामिस थ्योरम। नेक्स्ट स्टेप में डायग्राम को देखना होगा बाय यूजिंग या फिर बाय अप्लाइंग लामिस थ्योरम। बाय यूजिंग लामिस थ्योरम क्या हो जाएगा, देखो 1500 न्यूटन का फोर्स हमें पता है, तो 1500 न्यूटन लिखा। सबसे पहले साइन लिखेंगे हम लोग। साइन लिखने के बाद क्या लिखना होगा, देखो ये फोर्स कंसिडर करने के बाद बचे हुए दो फोर्सेस कौन से हो रहे हैं, टेंशन इन एसी और टेंशन इन सीडी हो रहे हैं ना, तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 28.96 ये हो जाएगा। तो 180 माइनस 28.96 करने पर देखते हैं आंसर कितना होता है,
180 माइनस 28.96 करने पर आंसर आता है 151.04। तो नीचे क्या लिखना होगा मुझे, 151.04 ये एंगल लिखना होगा। इज इक्वल टू, अभी ले लेते टेंशन इन सी डी। टेंशन इन सी डी लेने के बाद ये वाला एंगल हो जाएगा ना, दैट इज इसमें सिर्फ 90 ऐड करना है। इतना क्लियर हो रहा है। 28.96 में क्या ऐड करेंगे, ओनली 90 ऐड करेंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा 118.96। तो यह क्या होगा, साइन 118.96। टेंशन इन सी डी भी हो गया। इज इक्वल टू, अभी क्या करेंगे, टेंशन इन ए सी करेंगे। टेंशन इन ए सी लेने के बाद बचे हुए दो फोर्सेस कौन से, 1400 न्यूटन का फोर्स और टेंशन इन सी डी है ना, तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से इजीली हम लोग कैलकुलेट करके टेंशन इन सी डी और टेंशन इन ए सी निकाल सकते हैं। तो फर्दर कैलकुलेशन करने पर हमें टेंशन इन सी डी कितना मिलता है, 2710.53 न्यूटन, और टेंशन ए सी कितना मिल रहा है, 23097.9। 2 कहा था वो रॉन्ग था। टेंशन ए सी कितना मिल रहा है, 3097.9 न्यूटन इतना मिल रहा है। इसके बाद क्या करके अभी हम लोग लोड एट पॉइंट डी, ये W2 लोड निकालना था ना, तो इसके कारण अभी क्या कंसिडर करेंगे, नाउ ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर एट पॉइंट डी। ठीक है, तो ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम एट पॉइंट डी कंसिडर करना होगा। नाउ ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम FBD फॉर पॉइंट डी। ठीक है, तो ये डी पॉइंट पे हमें FBD निकालना है। तो यहाँ से देखो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स आ रहा था, लेकिन टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट लेना है ना, तो ये डी पॉइंट दिखाया आप लोगों ने। डी पॉइंट से नीचे क्या जाएगा, W2 जाएगा। तो देखो यहाँ पर एट पॉइंट डी ये जो भी फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा वो डायग्राम मैंने बना दिया है। ये पीछे की तरफ क्या रहेगा, टेंशन सी डी रहेगा। ये डी पॉइंट के आगे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया डॉटेड कर एक एक्सिस का पार्ट, और नीचे W2 लोड जो कि उन्होंने वही निकालना हमें मेन तो, और टेंशन इन DB भी निकल रहा है, तो उसको भी कैलकुलेट कर देंगे बाय यूजिंग लामिस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, बाय यूजिंग लामिस थ्योरम अप्लाई करेंगे हम लोग। इसमें से हमें सिर्फ टेंशन इन CD पता है, क्या दिख रहा है, टेंशन इन CD पता है ना हमें, तो कितना था ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है, टेंशन CD 2710.53। तो लामिस थ्योरम अप्लाई करने पर सिर्फ ये दो अननोन फोर्सेस है इन केबल्स में, और हम लोग उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो लिख देते हैं बाय यूजिंग लामिस थ्योरम, बाय यूजिंग लामिस थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले जो पता है उसको लिख लेता हूँ, टेंशन इन CD लिख देता हूँ। टेंशन इन CD लिखा, और ये क्या लिखेंगे हम लोग, साइन ऑफ ये 90 प्लस 46 कितना हो जाएगा, 136.57 हो जाएगा। इज इक्वल टू W2 लोड लेने पर साइन ऑफ क्या एंगल लेना होगा, बचे हुए दो फोर्सेस के बीच का एंगल लेना होगा, यानी कि 180 माइनस क्या करना है मुझे, 180 माइनस 46.57 करना है। 180 माइनस 46.57 करने पर आंसर कितना आता है, 133.43। तो साइन ऑफ 133.43 लिखना होगा। नेक्स्ट W2 कंसिडर होने जाने के बाद ये वाला कंसिडर किया, W2 कंसिडर किया, अभी क्या टेंशन इन DB ले लेते। टेंशन इन DB यानी कि क्या होगा, नीचे साइन 90 डिग्री ये एंगल लिखना होगा। इतना क्लियर हो गया। इनमें से हमें टेंशन इन CD पता है, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 2710.53 थी ना, तो वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा टेंशन इन CD के बदले में। कितना लिखेंगे हम लोग वहाँ पर, 2710.53, और बाकी का पार्ट एज इट इज लिखना है मुझे, दैट इज साइन 136.57 ये 7 है, इज इक्वल टू W2 अननोन लोड, यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 133.43 इज इक्वल टू टेंशन इन DB अपॉन साइन 90। ठीक है, तो इसको फर्दर कैलकुलेट करने पर हमें क्या मिल जाएगा, ये रिक्वायर्ड लोड इन W2 मिल जाएगा, और टेंशन इन DB जो कि पूछा नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग उसको कैलकुलेट करके रख देंगे। ठीक है, तो इसको जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग कैलकुलेट करके लिख देते हैं। देखो फर्दर वैल्यू कैलसी पर कैलकुलेट करने पर हमें W2 इस लोड की वैल्यू कितनी मिल रही है, 2863.30 न्यूटन मिल रही है, और टेंशन इन DB कितना आया, 3942.77 न्यूटन आया। ठीक है, यहाँ पर ये हम क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। आज के इस लेक्चर हम लोगों ने कौन से प्रैक्टिस सम कर दिए लामिस थ्योरम इस कंसेप्ट के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हमारे कंबाइंड प्रॉब्लम रहेंगे, यानी कि उसमें लामिस थ्योरम भी यूज़ किया जा सकता है, और सपोर्ट रिएक्शन में जो नॉर्मली कंसेप्ट यूज़ करते हैं वो भी यूज़ करेंगे। ठीक है, वो हमारे मोर सिर्फ प्रैक्टिस सम हो रहा है। यहाँ पर हमारे इक्विलिब्रियम इस चैप्टर के अंदर आने वाली कंसेप्ट तो सारी क्लियर हो गई है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कंसेप्ट और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सम करेंगे। ठीक है, अगर किसी कंसेप्ट में या फिर प्रॉब्लम में डाउट आता हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दो। वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियोज़ को लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। ये लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है,
अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।